नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में हुई हिंसा की, जिसका संबंध त्रिपुरा में हुई हिंसा से भी है। लेकिन उसके पहले आपको ये खबर देनी है कि सलमान खुर्शीद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका घर नैनीताल में जला दिया गया है। और आप जानते ही हैं कि सलमान खुर्शीद ने अभी अपनी किताब में जो लिखा था, उसके बाद जो हंगामा खड़ा किया गया, उसी का ये नतीजा हो सकता है, होना चाहिए। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन वापस लौटते हैं महाराष्ट्र की में चल रही हिंसा, या हिंसा हुई है जो, उस पर बात करते हैं। अमरावती में हुई हिंसा के पीछे की सांप्रदायिक राजनीति अब बेनकाब होने लगी है। हिंसा के सिलसिले में बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पुलिस एक और बीजेपी नेता प्रवीण पोटे की तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि शनिवार को हुई हिंसा के पीछे इन बीजेपी नेताओं का ही हाथ था। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक ने भी बाकायदा आज ये कहा है कि एक पूरी साजिश रची गई थी महाराष्ट्र में हिंसा फैलाने की, और इसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, और इसके लिए मुंबई से पैसा भी गया है। आपको पता है कि शनिवार को करीब 6000 बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमरावती में बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ की थी। अल्पसंख्यक समुदायों की दुकानों को जला दिया था, वाहनों को जलाया था। उनका कहना था कि मुस्लिम संगठन रजा अकादमी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान जो पत्थरबाजी हुई थी, ये उसका जवाब है। महाराष्ट्र की इस हिंसा को त्रिपुरा की हिंसा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रजा अकादमी ने उसी के खिलाफ शुक्रवार को बंद बुलाया था, और कहा जा रहा है कि उसमें जो पत्थरबाजी हुई थी वो इस हिंसा की वहां से शुरुआत होती। लेकिन शुरुआत त्रिपुरा से हो रही है। त्रिपुरा में लगातार हिंसा हो रही है। वहां से कुछ अध कचरी अफवाहें भी खड़ी हुई हैं। मसलन एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की खबर आई थी, जिसे बाद में कहा गया कि वो फेक न्यूज है। लेकिन अल्पसंख्यकों पर वहां हमले लगातार हो रहे हैं, ये एक सच्चाई है। और त्रिपुरा की हिंसा को जोड़ा गया बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा से। तो एक पूरा आप एक चक्र देखते हैं, बांग्लादेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, और अब धीरे धीरे अगर पूरे भारत में आपको इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिले तो हैरत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो महाराष्ट्र में हिंसा की लपटें पहुंची है, वो त्रिपुरा के जरिए आई हैं, और कोई नहीं जानता कि चुनाव के मौसम में राजनीति इन लपटों को कहां कहां ले जाएगी। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की देखरेख में चल रही हिंसा की बड़ी वजह वहां शहरी निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इसका एक इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए भी हो रहा है, और एक नरेटिव जो पूरे देश भर में बनाने की कोशिश हो रही है, हिंदू बनाम मुसलमान का, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। सवाल उठता है कि सांप्रदायिक एजेंडा का मकसद क्या है? ये सांप्रदायिक दंगे या हिंसा करवा कौन रहा है? किस मकसद से करवा रहा है? क्या इसका एक जो एजेंडा है वो महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करना है, और उत्तर प्रदेश के चुनावों को, जो कि बीजेपी के लिए अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, उसको प्रभावित करना भी है। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने आज के मेहमानों से करवा देता हूं। तो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, विवेक अग्रवाल जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पत्रकार, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक शिवा असलम फहमी जुड़ी हुई हैं। तुलसीदास भोटे भी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से, और हमारे साथ मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी शमशेर पठान भी जुड़ गए हैं। तो मैं आप सबका आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले कर रहा हूं कि क्या त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही थी, उसके लिए रजा अकादमी को यहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत थी, ये जानते हुए कि पूरे देश में एक खास तरह का माहौल है, इस तरह की कोई भी हरकत की जाएगी तो उसके क्या अंजाम, क्या नतीजे निकल सकते हैं? क्या रजा अकादमी जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही है, जिसमें इस तरह की चीजें जो हम सामने देख रहे हैं उनको वो बढ़ावा देना चाहती, इस तरह से उसका कोई एजेंडा है, या क्या बात है कि रजा पूरे देश भर में कहीं इस तरह से प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन इस रजा अकादमी को सूझा कि वो महाराष्ट्र में इस तरह का बंद बुलाएगी? नहीं, ये सब करने की जरूरत रजा अकेडमी को नहीं थी।
क्योंकि मामला भी त्रिपुरा में शांत हो गया। जब बहुत ज्यादा फ्लैश पॉइंट पे था तभी भी किसने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ आप देख रहे थे, डिस्टर्ब थी कम्युनिटी कि गलत हो रहा है बोल के। लेकिन अभी मामला ठंडा होने के बाद में इस तरह से ये एजिटेशन करना, ये रजा अकेडमी को किसी ने उकसाया है और उकसाने के बाद में इन्होंने सब पूरा ये एजिटेशन प्लान किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो भी गवर्नमेंट भी फेल है इसके अंदर, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का। मैंने कई बार कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर भी ऐसे हैं जो प्रो बीजेपी है और बिल्कुल वो चाह रहे कि हुकूमत गिरे। आई एम टेलिंग वेरी ऑथेंटिक थिंग टू यू। कुछ लोग हैं आईपीएस जो चाहते हैं कि ये हुकूमत गिरे, और उन लोगों ने रजा एकेडमी को पूरा पूरा सपोर्ट किया, आप एजिटेशन करो। मुझे बताइए आप, अगर आप उनको परमिशन नहीं देते थे या अगर पहले से अगर उनको आप उठा लेते थे पहले से, कभी वो कभी भी एजिटेशन कभी नहीं करते थे। क्यों उनको परमिशन दी और क्यों उनको बढ़ावा दिया? वो चाहते थे कि राइट होना चाहिए और राइट हुए, और बीजेपी ने उसका पूरा फायदा उठाया। बीजेपी को तो एकदम प्लेट सजा के हाथ में दी गई। इसमें हमने बीजेपी को ब्लेम करना बिल्कुल नहीं, दो हाथ से ताली बजती है, समझ लीजिए। और उसके बाद में जैसे ही मौका उनको मिला उन्होंने बराबर कैश किया। अमरावती में सेकंड ने उन्होंने बंद किया और बंद करने के बाद में तोड़फोड़ की और बाद में उसके बाद में बयानबाजी शुरू हो गई। आपको बता दो मुकेश जी, जिस दिन हुआ फ्राइडे को मैंने रात में ट्वीट किया था कि रजा एकेडमी शुड बी बैंड and his chief, he should be detained under NSA. It is a question of the national security. How that man can put the people in ransom like that? एक आदमी, और वजह क्या है उसकी? आज उसका रिजल्ट क्या है? आज दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को उठाया जा रहा है, पूरा कर्फ्यू लगा है, और वो रजा एकेडमी क्यों अभी तक के उसका चीफ अभी तक के घर में क्यों बैठा है? वो मेरा तो सीधा बोलना है कि रजा एकेडमी शुड बी बैंड, और जिन जिन लोगों ने भी दंगा किया है उनको सबके ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए, बिल्कुल यूएपीए लगाना चाहिए। वो बीजेपी हो और रजा एकेडमी हो या कोई भी हो, जब तक के महाराष्ट्र गवर्नमेंट कठोर कदम नहीं उठाएंगी इस सूरत में, तो मैसेज विल गो रॉन्ग। और आने वाले वक्त में इसी तरह से बीजेपी ऐसे लोग को यूज करेंगी और यूज करने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर खराब करेंगी, क्योंकि यूपी का इलेक्शन जीतना है और उनका जीतने का सिर्फ एक एजेंडा होता है, कम्युनलाइजेशन करो, हिंदू वोट एक करो, मुसलमानों को बुरा करो, मुसलमानों को बुरा बोलो। और वो उसके लिए रजा एकेडमी ने उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया है, उनको पूरा। और अगर शेलार साहब का फोटो कभी है तो मैं कहता हूं कि इसमें डेफिनेटली रजा एकेडमी का संबंध बीजेपी से है, और बीजेपी के बोलने के बाद में ही ये सब पूरा बकेड़ा हुआ। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, मैं कहूंगा यूजलेस गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर एकदम थर्ड क्लास होम मिनिस्टर जाकर हमारा है, हरदम बीमार रहता है। भोईटे साहब हंस रहे, सच्चा वोट है इसके लिए, बिल्कुल बकवास, कुछ समझ में आता नहीं। व्हाट इज योर इंटेलिजेंस? आपका इंटेलिजेंस किधर था? आपके आईपीएस ऑफिसर ने क्यों ना आपको अप्राइज किया, और आपने क्यों इमीडिएटली कार्रवाई नहीं की? क्यों आपने उसको रोका नहीं? परमिशन क्यों दिया आपने? तो यहां पर पुलिस का रोल बहुत बड़ा है। मैंने सीएम को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया हूं डिटेल में, और मैंने कहा कि सीरियस प्रॉब इज नीडेड। एंड मैंने अपील की है कि रजा एकेडमी शुड बी बैंड, बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एंड नो मुस्लिम लाइक हिम because they are fanatic people. They are fanatic people with check to not concerned with the community, only concerned with the people. One part of the community, and they hate other people. They are making inflammatory statement about the other sect. So they are not the Muslim sympathizer, but they got illegal people or gunda people with them, and BJP used them, and it is a BJP and Raza Academy ploy. So Maharashtra government should awake. They should get the thing immediately in their hand, and they should come out with a very heavy hand. Now they have arrested that Bonde, that ex-minister. Where are they in the riot? Because we have seen the video of Amravati with the BJP called that Bandh. People were following the people, throwing a stone. Everything is over there. And first of all, भोईटे साहेब त्यांना सांगा, हे ज्यामध्ये बीजेपी फेवरचे अधिकारी आहे ना, त्यांना शोधून बाहेर काढा, तर तो मला सांगा, मी देतो लिस्ट त्यांना। There are people. हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। मैंने तुलसीदास साहब से कहा, मैंने भोईटे साहब से, क्योंकि ये तो रूसो वाले आदमी है, कि आप गवर्नमेंट को बोलिए कि जो गवर्नमेंट में जो आईपीएस ऑफिसर जो प्रो बीजेपी है, पक्के हैं, नाम जानते हैं हम उनके, और वो लोग अभी भी ऑलरेडी वो लोग एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, पता नहीं कैसे बिठा कर रखे उनको। एक ऑफिसर
जो इंटेलिजेंस के ब्रांच का बॉम्बे का इंचार्ज था, नाम उसका मैंने ऑलरेडी दे दिया हूं, वो रजा एकेडमी को टच में रखता था और उनका यूज करता था टू टू डिवाइड मुस्लिम कम्युनिटी। इज वेरी शॉकिंग थिंग। एंड ही टोल्ड, ये बात उसने ऑलरेडी अपनी मीटिंग में ऑफिसर के साथ में कहा था कि मैं उन लोग का यूज कर रहा हूं ये मुसलमानों में आपस में बढ़ाने कटाने के लिए, और वो ऑफिसर का कॉन्टेक्ट डायरेक्टली अमित शाह से है। अब मुझे बताओ, और वही आदमी अभी ना महाराष्ट्र की जो इंटेलिजेंस एजेंसी का भी वो डेप्यूटी बना हुआ है। कि ये बातें गवर्नमेंट को नहीं पता है। ये मैंने बातें लिखी उसमें विथ इंस्टेंस जी जी कि कैसा कैसा हुआ, जी लेकिन संतोष लेकिन जी गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल नाकारा टाइप की गवर्नमेंट है, जो मतलब जी यानी नाकारा है इसलिए सब हो रहा है। अगर पावरफुल जी गवर्नमेंट होती थी कभी, तो रजा एकेडमी को कभी भी रैली निकालने की परमिशन नहीं देती थी ना। जो हो जी गया, ना रजा जी एकेडमी शुड बी बैंड। बिल्कुल। शिवा जी, अब मैं आपसे चाहता हूं कि एक बड़ी पिक्चर है उस पर आप थोड़ा टिप्पणी करें। त्रिपुरा, रजा अकादमी, बीजेपी की भूमिका, नैनीताल, ये सब कुछ जो मिला जुला हो रहा है देख रहे हैं हम, उसमें उसको आप किस तरह से एनालाइज करती हैं? क्या आपको लगता है कि रजा अकादमी जैसी हरकतें एक तरह का एडवांटेज दे रही हैं कम्युनल फोर्सेस को या बीजेपी को, जो उसका एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने? जी, डॉक्टर साहब, जो पठान साहब कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। मुझे याद आ रहा है रोहिंग्या मामले पर भी रजा अकेडमी ने जिस तरह का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ था मुंबई शहर के अंदर जो हुआ था वो बहुत बदसूरत था और उसकी बिल्कुल कतई जरूरत नहीं थी। प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और भी बहुत कुछ हुआ था। उस समय भी ये सवाल उठे थे। इस समय की स्थिति ये है कि रजा अकेडमी और बीजेपी दोनों को शिवसेना सरकार से प्रॉब्लम है। दोनों ही नहीं चाहते हैं और शिवसेना का स्टैंड रजा अकेडमी को लेकर के विगत से ही सबको पता है कि वो नापसंद करते हैं और इनको वो एक खलफिशार पैदा करने वाला गिरोह के तौर पर वो जानते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इसमें सुपारी ली दी गई हो एक दूसरे को कि भाई मिल करके कुछ करते हैं, दोनों का फायदा होगा। और जो नवाब साहब ने वही जो आरोप लगाए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि हमारे देश की, देखिए सरकार कोई भी हो सूबे में, लेकिन हमारे प्रदेशों में जो पुलिस है वो उसका रंग रूप और सोच जिस तरह से बदली है, अब उसके सामने एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया है कि आईपीएस अधिकारी जो केंद्र से संचालित होता है पार्शियली, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स को फॉलो करे या जो रूल बाय लॉ जैसे यूएपीए लाया गया है, जैसे दूसरे तरह के कानून लाए जा रहे हैं, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी कानून बनाए गए हैं, लाए गए हैं, उनको फॉलो करे। और उसके ऊपर लगातार ये डंडा रहता है कि उसको जो ताजे नए नए कानून बनाए जा रहे हैं खास तरह के दबाव पैदा करने के लिए आम जनता में, वो उसको लागू करे। ये त्रिपुरा से लेकर के असम से लेकर के आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये पूरे पुलिस विभाग का जो प्रोफेशनल एथिकल कमिटमेंट है उनके प्रोफेशन के साथ में, अब वो सवालों के घेरे में आ गया है। देखिए, करप्शन के चार्जेस पुलिस पर हमेशा लगते रहे हैं, दूसरी तरह के भी चार्जेस हमेशा लगते रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद जो पुलिस का रोल सामने आया था कि पुलिस वाले डायरेक्टली, और उसके अलावा आपने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स के बीच में जाकर के कहता है कि तुम अदालतों से मत डरो, अदालतें क्या है, पुलिस हमारे साथ है, हम देखेंगे। उसके अलावा आपने देखा कि एसडीएम कहता है सर टूटना चाहिए किसानों का, सर जो भी इधर आएगा उसका सर टूटना चाहिए। पूरी व्यवस्था जो है जिसको आप सड़क पर सरकार के अंग के तौर पे देखते हैं, उसको जिस तरह से जहरीला बनाया गया है जनता के विरुद्ध, उसमें आप ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ही बात करने की जरूरत है। और पुलिस फोर्स सत्ताधारी दल का एक सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल आर्म बन के रह गया है, वो आपने हर जगह देखा है। पुलिस को यह विश्वास है कि एनएचआरसी अब खत्म हो चुका है, किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं है, कोई अदालत उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और बहरहाल सबको आना पड़ता है वापस पुलिस के पास पलट करके। तो आप देखिए कि सत्ता के साथ जो खड़ा है और केंद्र की सत्ता के साथ जो खड़ा है, चाहे वो टेनी महाराज हो, चाहे वो रजा अकेडमी हो, चाहे वो त्रिपुरा के वो लोग हों जिन्होंने वहां पर हिंसा की है, या थानों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, तो पुलिस का अपना प्रोफेशनल एथिकल कमिटमेंट खत्म हो चुका है और ये बहुत भयानक बात है। और इसको आप देखिए, डोभाल साहब ने जो कहा है सिविल सोसाइटी को लेकर के, डोभाल साहब ने जो बात कही है वो कितनी खतरनाक बात है, और वो धीरे धीरे जैसे प्ले आउट होगी हम देखेंगे कि जनता की औकात खत्म की जा रही है और उसके लिए सबसे जो मुखर
ऑर्गेनाइजेशन सरकार के पास है, वो उसका वर्दीधारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पर है। और इसी के साथ साथ आप देखिए, जहां पर अपनी मनमाफिक सरकार नहीं है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुलिस के ऊपर हावी होने दिया जा रहा है, बीएसएफ को लगाया जा रहा है असम में, पंजाब में। लेकिन शिवा जी, क्या आपको लगता है कि त्रिपुरा में जिस तरह से मुसलमानों पर हमले किए गए, मुसलमानों को परेशान किया गया, उसकी वजह से पूरे देश में मुसलमानों में एक तरह की नाराजगी है, असंतोष है, वो विचलित हैं, बेचैन हैं, और वो भले ही व्यक्त न कर पा रहे हों, वो व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन ये जो पूरा माहौल है उसमें वो कुछ कह नहीं पा रहे। सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत वो व्यक्त होता है। यहाँ रजा अकादमी ने उसको आवाज देने की कोशिश की। हम रजा अकादमी के अतीत को देखकर उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसी देश में एक हिस्से में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनका प्रतिरोध अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो कहीं और हो रहा है। होने में क्या, ये अगर शांतिपूर्ण प्रतिरोध है तो इसको आप कैसे क्वेश्चन कर सकती हैं? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, हम लोगों को अपने सबक सीखने पड़ेंगे। सीए एनआरसी से ज्यादा शांतिपूर्ण क्या था, और उससे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे पैदा कराए गए। आप ये बताइए, वहां पर जो लोग बातें कर रहे थे, जो जा रहे थे, और अभी जो गिरफ्तारियों की भी जो बात अभी हो रही थी, उसमें आप देखिए कि कॉल रिकॉर्ड जो आप टावर के नीचे एक जगह जो लोग पाए गए, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट हुई है, चाहे वो गुजार हो, चाहे वो कोई वहां गलती से फंस गया हो, सबके खिलाफ। तो जो नॉर्थ ईस्ट के दंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो दंगे थे, वहां पर कौन सा ऐसा था जिसमें आपने देखा कि जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया वगैरह। तो ये सबक तो हमें सीखने हैं ना, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये रजा अकेडमी, देखिए जब ये सब नहीं था और केंद्र में भाजपा सरकार नहीं थी, उस समय भी रजा अकेडमी के जो प्रदर्शन थे वो कितने बदसूरत हो जाते थे, कितने हिंसक होते थे। उसमें बसें तोड़ी गई हैं, उसमें अमर जवान ज्योति को चोट पहुंचाई गई थी, और वो जूते चप्पल चलाए गए थे उसके ऊपर। वो बहुत बदसूरत है। ये लोग अनट्रेंड है या ये खासकर ऐसा करते हैं। ये बात सही है पठान साहब की कि इनको उनके ऊपर तंबी करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र बहुत देर से वो एक बहुत दुधारू गाय के वाला राज्य है, जो उनके हाथ से मुंह में आ करके निवाला छीना गया है। वो लगातार कोशिश में है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे सरकार को ये हो। और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप है कि वो इतने बेअसर हैं, तो ये बहुत गंभीर है। जी अनुराग जी, अभी ये जो भोईटे साहब ने भी इशारा किया और पठान साहब ने भी कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार का फेलियर है कि वो इन चीजों को नहीं रोक पाया। क्या इसकी एक वजह, जो भोईटे साहब ने इशारा किया कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक तरह से डिफेंसिव, का मकसद तो आखिरकार एक बड़ा पोलराइजेशन ही है, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे नैनीताल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो या कश्मीर में हो। ये जो हमने इन नांदेड़, अमरावती और 2-3 जिलों में और देखा है, वो कुल मिलाकर उसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा ही नहीं है क्या? एक तो ये बताने की कोशिश हो रही है बहुसंख्यक समाज को कि डरो कि कहीं अगर गैर भाजपा सरकार आ जाएगी तो मुसलमान हावी हो जाएंगे। ये एक क्लियर कट नैरेटिव महाराष्ट्र से देने की कोशिश हो रही है। और आपको पता ही है कि जब कश्मीर में, पुलवामा में और कहाँ कहाँ कुछ करवाया जा सकता है, क्योंकि बाकी के भारत के कुछ हिस्सों में दंगे, वो चुनाव हैं, तो ये तो चुनाव प्रधान देश है और इसमें लगातार उनकी ये जरूरत है। और खासकर उत्तर प्रदेश अब इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनता चला जा रहा है। वहां पर एक मूड सामने आने लगा है और हम लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये चुनावों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम सब अब समझ ही नहीं चुके हैं। आप देखिए शमशान, कब्रिस्तान और वो जो सारी बातें दिल्ली के चुनाव के लिए की गई थी, वो कितनी बदसूरत बातें थी, लेकिन हमारे गृह मंत्री बोल रहे थे वो सब कुछ, और फिर दूसरे मंत्रीगण भी बोल रहे थे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। तो ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। थोड़ा सा समझदारी बाकी सब लोगों को दिखाने की जरूरत है। और ये बात सही है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि थोड़ा नो नॉनसेंस एटीट्यूड दिखाने की जरूरत है महाराष्ट्र सरकार को। इससे बिल्कुल ना घबराएं कि उनके ऊपर इसके तुष्टीकरण या उसके तुष्टीकरण का असली चीज है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। और हमारे आपके जो एक मित्र हैं वीएन राय साहब, वो बार बार दंगों को लेकर के उनकी जो थ्योरी है कि 24 घंटे से ज्यादा अगर दंगा चलता है तो उसका मतलब प्रशासन का उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है।
तो ये वाली बात याद रखने की है कि कैसे नहीं हो पा रहा, कैसे रुक नहीं रहा और किसके इंटरेस्ट में था ये करवाना, और क्यों ये सारे लोग, बीजेपी के इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व वहां जाकर के स्टेशन हुआ है। तो ये सारे सवाल हैं जिस पर बहुत मुखर होकर के बात करने की जरूरत है। चुनाव लगातार भारत में होते रहेंगे, इसलिए चुनावी हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा की जरूरत हमेशा महसूस होती रहेगी। क्या कर सकते हैं जी। लेकिन शमशेर साहब, ये जो हमने महाराष्ट्र सरकार की काफी फजीहत कर दी, काफी पोस्टमार्टम कर दिया, लेकिन आप ये देखिए कि महाराष्ट्र सरकार खुलकर बोल रही है कि ये बीजेपी का है, खेल है। उसने पूर्व मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार किया, प्रवीण पोटे की तलाश कर रही है, बहुत सारे बीजेपी वर्कर अरेस्ट किए गए हैं और इतनी सारी एफआईआर की है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार बीजेपी के खिलाफ बड़ी मुस्तैदी से या बड़ी सख्ती के साथ पेश नहीं आ रही है? गलती हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, शासन प्रशासन में चूक हो सकती है, लेकिन ये जहां तक संकल्प की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है, वो क्या कम दिख रहा है आपको? नवाब मलिक खुलकर बोल रहे हैं। जी मुकेश जी, हम ये कभी नहीं चाहें कि वो उनका झगड़ा बीजेपी से हो, बीजेपी को खत्म करे, ये हमारा कहना बिल्कुल नहीं है ना। वी डोंट वांट दैट दे शुड गो अगेंस्ट द बीजेपी। लेकिन ये जो मामला जो शुरू हुआ, ये रजा के भी शुरू हुआ, आपने उनको क्यों नहीं रोका? मेरा बोलना उसके अंदर ये है, अब बीजेपी पे टूट पड़ो, मारो, झोड़ो, उनको लीडर को लाओ, ये हमारा बोलना नहीं है। जो कल्प्रिट है दे शुड बी पनिश। होम मिनिस्ट्री हमारी पूरी टोटल फेल है। मैं आपको बता दूं, ये परमवीर सिंह जो हमारा एक्स कमिश्नर है, उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गए, वो कमीशन के सामने जाता नहीं है, उसके ऊपर वारंट निकले हैं। ये नाकारा गवर्नमेंट और नाकारा होम मिनिस्टर, वो कई जमाने के बाद में उसकी सैलरी रोकता है, आज तक के उसको सस्पेंड नहीं किया गया। इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि एक ऑफिसर के ऊपर 6 केसेस है, जिसको अभी लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया उसके बाद भी वो सस्पेंड नहीं है। वो हम जैसे लोगों जब चिल्लाना शुरू किया, तब कोई जाके उसका पगार रोके। इनको कौन रोक रहा है उसे अरेस्ट करने से? और उसको लाने के लिए कोशिश कुछ नहीं हो रही है। और वो ये वलसे पाटिल कहता है, जब बीच में खबर है कि वो बेल्जियम चले गए, ये बचकाना स्टेटमेंट देता है, हमारे महाराष्ट्र पुलिस के अरेस्ट के डर से वो भागा है। कैसी स्टेटमेंट? होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट ऐसी होती है? अरे बच्चा है छोटा, वो उसको वहां से पहले हटाना चाहिए। अगर वो वहां से हटता है ना, तो महाराष्ट्र में अमन हो जाएगा और रजा अकेडमी जैसे लोग कोई मौका नहीं देंगे बीजेपी को कि दंगा मस्ती करने के लिए। तो होम मिनिस्ट्री हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके माध्यम से मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं उद्धव जी को और शरद पवार जी को, अरे उन्हें निकालिए भाई, एकदम इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर है। जो परमवीर सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते 6 एफआईआर के बाद में, उसको सस्पेंड नहीं किया आज तक के। मुझे बताइए कौन सा लॉ है ये? अरे कांस्टेबल छोटी भी गलती करता है, एक ऑफिसर छोटी गलती करता है, उसको नेक्स्ट डे सस्पेंड, उसकी जिंदगी तबाह कर डालते हो। ये इसको क्यों रोका गया? इसका मतलब ये कि आप मिले हुए उससे, आपको पैसा उसका अभी भी आ रहा है, ये मतलब लिया जाए उसका। ये वसूली, सरकार जो वसूली कर रही है, तो वसूली आज भी उसके पास से आ रही है या पैसा लेके आप उसको छोड़ रहे हैं? और बीजेपी पूरा सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ने उसको हाथ में लगे हुए, इनके जो लड़के के दामाद है, वो बीजेपी के लीडर है, और उन्हीं के बोलने पे उन्होंने लेटर बॉम्ब डाला वो 100 करोड़ का, जबकि वो लेटर में कुछ दम नहीं है। वो लेटर में कहीं लिखा नहीं है कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपया लिया, मांगा बोल के रिपोर्ट खाली है। वो मांगा में वो होम मिनिस्टर अभी जेल में बैठा हो जाके अभी ईडी। अरे कोई व्यवहार नहीं हुआ, एक पैसा उसे नहीं लिया, और उसके अंदर ईडी आ गई और ईडी ने केस भी दाखिल कर ली। अरे भाई, वो 100 करोड़ उसके पास आए कैसे आए? कुछ भी ना आए। 8 दिन 15 दिन पहले बात हुई, 100 करोड़ मांगे गए। लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर होम मिनिस्टर को इतना भी दम नहीं है कि जिस ऑफिसर ने हमारे एक होम मिनिस्टर को जेल में डाला है, उसको हम गिरफ्तार करें, उसको सस्पेंड करें। वो भी नहीं किए, रजा एकेडमी को पाड़ रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं कहता हूं, देखो, गृह विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, और उसकी जो अंदर जो काम करते हैं। तो अभी तो सबसे पहले तो उद्धव जी ने और ये शरद पवार ने बैठ के देखना चाहिए एक गृह विभाग में कितने प्रो बीजेपी के लोग हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज प्रो बीजेपी के लोग वो वही करने कहेंगे उनको जो बीजेपी के लिए अच्छा है। अरेस्ट मत करो, हिंदू वोट जाएंगे, रजा एकेडमी को अरेस्ट मत करो, मुस्लिम वोट जाएंगे। ये कौन देता है सभी इंफॉर्मेशन? ये ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स का जो माइंड है वो बिल्कुल सांप की तरह माइंड होता है। कहां डसना कहां नहीं डसना वो गवर्नमेंट को दिखाते हैं,
और हमारे ये तो लीडर तो सब अनपढ़ जाहिल लोग हैं, अक्ल तो कौड़ी की उनको नहीं रहती है, एग्जीक्यूटिव कुछ वो फैसला नहीं ले सकते। और वही वजह है कि आज महाराष्ट्र में उनकी जो एमपी गवर्नमेंट की जो हालत खराब हो रही है, इसको वजह है गृह विभाग। गृह विभाग कमजोर है, उसका मिनिस्टर पहला भी होम मिनिस्टर वैसे दिए, सेकंड भी ऐसे ही दिए। शरद पवार साहब क्या चाहते पता नहीं है, कि महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं क्या पता नहीं, क्या क्या नहीं। अभी भी मैं चाहता हूं कि एक अच्छा स्ट्रांग होम मिनिस्टर दे, जो कम से कम कार्रवाई करे, कड़क कार्रवाई करे, और बिल्कुल किसी का भी धर्म ना देखे। गलत किया तोड़ो, गलत किया एक्शन लो, गलत किया बैन करो। ये वो उसको बैन कर दो, वोट नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। क्या रजा अकेडमी वोट दिलाएगी उनको? कुछ वोट दिलाएंगे उनको, लेकिन डरते कि रजा अकेडमी पर कार्रवाई कभी की तो मुस्लिम वोट जाएंगे। कोई मुस्लिम उनको लायक नहीं करता रजा अकेडमी को। एक 1% लोग भी मुस्लिम उसको लायक नहीं करते, लेकिन पिक्चर कैसा बनाते हैं ब्यूरोक्रेट लोग ही उनको पाल रहे हैं, उनको चला रहे हैं। और बीजेपी प्रो बीजेपी ब्यूरोक्रेट। गवर्नमेंट ने जागना चाहिए, ये उसकी स्क्रीनिंग करना चाहिए, कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए। कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस वाले क्रिमिनल का करते हैं, गवर्नमेंट ने कॉम्बिंग ऑपरेशन उनके मंत्रालय में करना चाहिए, और ये आईपीसी कॉम्बिंग ऑपरेशन करके जो प्रो बीजेपी लोग हैं उनको पहले उठा के पहले खदेड़ना चाहिए सबसे पहले, वरना हालात और खराब होंगे, और इससे बुरे हालत खराब होंगे। मैं कह भोटे साहब इस पे कमेंट करें तो अच्छा रहेगा थोड़ा। भोटे साहब एक छोटा कमेंट कर ही दीजिए आप। गृह मंत्री बदला जाना चाहिए। नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि समूचे सरकार ने ही सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो सही है ना, सिर्फ होम मिनिस्टर सरकार तो बदल सकते नहीं भोटे साहब। नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है कि सरकार के सूत्रधार हो या सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हो, हर एक को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या सरकार को बचाने के चक्कर में वो अपनी पूरी राजनीतिक प्रतिमा को ही वो दांव पे लगा रहे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए आपको पर्याय के रूप में जब देखा जाता है तो आपसे कुछ अलग करने की उम्मीद रहती है, न कि आप भाजपा की तरह ही उसी तरह की कोई अलग राजनीति करो। तो जाहिर सी बात है कि आपको सभी से हटकर नो नॉनसेंस वाली नीति अपनाते हुए ही राज करना चाहिए, तो ही आगे आपका चलेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि देखिए एक खतरा जो दिखाई दे रहा है नड्डा जी के बोलने में मुझे, कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव पहले भी हो जाए तो मुझे अचरज नहीं होगा। ये पूरे बार मैंने लगातार पिछले कई महीनों से मैं इस बात पे बोल रहा हूं, मुझे अचरज नहीं होगा। जी, आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? जी, राष्ट्रपति शासन की लगातार मांग हो रही है, उसके बाद भी, क्योंकि महाराष्ट्र की गणित ऐसी है कि यहाँ पे कोई एक पार्टी पूरी की पूरी यहां से वहां जाए बगैर कोई सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है, और इतने बड़े संख्या में कोई ऑपरेशन लोटस होना नहीं है। विधायकों क्या कितना भी मत परिवर्तन या और कुछ परिवर्तन करे तो भी, तो यहाँ पे अलग अलग राजनीति खेलते हुए, यहाँ पे पूरी राज्य की खस्ता हाल स्थिति दिखाते हुए यहाँ पे अगर चुनाव लगाए जाए असेंबली के, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो अनुराग जी, क्या आपको भी लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ कर एक ग्राउंड तैयार करके और फिर जो अंतिम अस्त्र है केंद्र सरकार के पास, क्योंकि तमाम तीर तो चलाकर देख लिए, कोई निशाने पर लग नहीं रहा है, राज्य सरकार को हिलाने में, कमजोर करने में कहीं से वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो क्या अब ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो उसी तरफ ले जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि ये उस तरफ का ही है, ये थोड़े बहुत अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है। और सबसे बड़ा इसमें यह भी है कि जिस तरीके से तीनों दल जब भी संकट आता है तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा नहीं होते, उनमें एका हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ रही है कि ये तीन दल जो कि आपस में अगर जब तक शांति रहती है, कुछ भारतीय जनता पार्टी गतिविधि नहीं करती है, तब वो काफी टूटने लगते हैं, उनमें काफी विरोधाभास होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक होते हैं, उन पे संकट आता है तो ये एक हो जाते हैं और चुनाव होंगे नहीं, क्योंकि अगर ये तीनों साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 40 या 50 पे सिमट जाएगी। और अभी ये जो एक्सरसाइज है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बीएमसी के इलेक्शन के हिसाब से भी उन्होंने रजा एकेडमी को या इस तरीके की जो विध्वंस करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जोड़ने के लिए भी किया होगा। उनकी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन इससे कोई निर्णायक रूप से कर पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हरगिज नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको चुनाव में उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बाद, और यहाँ काफी नाराजगी और सार्वजनिक रूप से लोग बाग बहुत नाराज हैं।
जी अनुराग जी, एक सवाल और फिर हम चर्चा को खत्म करेंगे कि क्या आपको लगता है कि हम लोग तो बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के एजेंडा की, कि ये महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, चाल है वगैरह वगैरह, लेकिन दरअसल ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मामला बनाने की तैयारी है, कोशिश है, जो तैयारी चल रही है उसका हिस्सा है। जो राज्यों के चुनाव होने, 5 राज्यों के, फिर अगले साल और राज्यों के चुनाव होने और 2024 भी है। तो ये एक पूरे एक जो बड़े